हेलो बच्चों, चलो आज हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में लेक्चर 6 में। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में क्या पढ़ा था आपको याद होना चाहिए। लेक्चर 4 और 5 में हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। व्हाट कैन वी डू विथ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट यूज हमने क्या पढ़ा था याद करो। वी कैन चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी फिजिकल फॉर्मूला इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड क्या पढ़ा था, वी कैन सेट अप अ रिलेशन among the physical quantity with the help of dimensional analysis। और थर्ड वन, दो अलग अलग यूनिट सिस्टम की यूनिट्स है उनके बीच का एक न्यूमेरिकल रिलेशन भी हम सेटअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमने फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में सीखा कि डायमेंशनल एनालिसिस से क्या क्या कर सकते हैं। अभी हमारा लेक्चर नंबर है 6 और उसमें टॉपिक क्या है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसका मतलब क्या कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से क्या क्या नहीं कर सकते, बरोबर है। दूसरा, चैप्टर्स खत्म होने के बॉर्डर पे है, बरोबर है, इसलिए उसके जो एक्सरसाइज के जो बाकी बचे सभी न्यूमेरिकल्स है वो हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे, बरोबर है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना है, तो चलो हो जाओ रेडी। और सबसे पहले लाइक कर दो और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे वो भी इसका एडवांटेज ले पाए, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो ध्यान से। क्या है भाई, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो भाई हमने यूजेस पढ़े, व्हाट कैन वी डू विथ डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन अभी डायमेंशनल एनालिसिस से क्या क्या नहीं कर सकते, कुछ कमियां निकालेंगे उसमें से। तो ये रही उसकी लिमिटेशन, पढ़ो सबसे पहला क्या है। इन द कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑफ एमएलटी वी गेट थ्री इक्वेशंस, therefore proper relation of any physical quantity with more than थ्री क्वांटिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन। चलो याद करते हैं, सोचो हमने जब सेकंड यूज पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था, कोई फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है वो हमको पता नहीं था। तो हमने मान लिया कि चलो टाइम पीरियड का एग्जाम लिया था हमने कि भाई टाइम पीरियड जो था सिंपल पेंडुलम का डिपेंड्स ऑन सपोज मास, सपोज लेंथ, सपोज जी। तो हमने सबकी एबीसी पावर ली थी। जब इसमें हमने वैल्यू रखी, बरोबर है, तो हमको यहां पे एमएलटी मिलेगा 001 समथिंग, बरोबर है, कुछ मिलेगा, मैं यहां पे लिखता नहीं हूं, ओके। यहां पे हमको यहां पर भी एमएलटी मिलेगा, लेकिन एम की जो पावर होगी वो एबीसी के फॉर्म में होगी। किसके, एबीसी के फॉर्म में। तो मान लो सिर्फ ये रिलेशन के लिए नहीं, मैं कोई और रिलेशन के लिए लिखता हूं यहां पे कि भाई एम की पावर यहां मुझको सपोज मिली थी ए प्लस बी माइनस सी, टी की पावर मिल रही है माइनस टू ए प्लस बी माइनस टू सी, टी की पावर सॉरी ये एल की पावर लिखता हूं मैं, इसको क्या लिखता हूं मैं, एल की पावर। ये इसके लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये इसके लिए नहीं है, मैं कोई रैंडम के लिए लिखता हूं। तो यहां पे हो जाएगा 3a माइनस बी माइनस सी। चलो हमने मान लो कि कोई और फिजिकल क्वांटिटी थी टी के अलावा, कोई z मान लो जो x की a पावर पे डिपेंड कर रही है, y की b पावर पे डिपेंड कर रही है, w की c पावर पे डिपेंड कर रही है, और सबके हमने जब डायमेंशनल फॉर्मूला रखे तो हमको ये फॉर्म में मिला था, याद हो तो। फिर हमने क्या किया था, इसकी पावर को इसके साथ कंपेयर किया, इसकी पावर को इसके साथ कंपेयर किया, तो हमको तीन इक्वेशन मिलते थे, एक दो तीन, तीन इक्वेशन मिलते थे। और हमारे अननोन पैरामीटर्स कितने हैं, वो भी तीन है, ए बी सी। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जितने अननोन पैरामीटर्स होंगे आपको उनको सॉल्व आउट करना है इक्वेशन को, तो उतने इक्वेशन आपको चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल कि मैं बोल दूं यहां पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो x कितना y कितना फाइंड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, सही ना, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक है। लेकिन मैं आपको दे देता हूं कि भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो नाउ वी हैव टू इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x एंड y एंड वी हैव टू अननोन वेरिएबल्स, कौन, a x एंड y। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ टू इक्वेशन वी कैन फाइंड टू पैरामीटर्स, टू वेरिएबल्स अननोन, बराबर है। तो दो वेरिएबल अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तीन है तो तीन चाहिए, चार अननोन है तो चार इक्वेशन चाहिए। तो यहां पर लेकिन हम जब कंपेयर करेंगे तो हमको तीन इक्वेशन तो मिलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मानो कि आपकी z क्वांटिटी w, और यहां पे मैं लिख देता हूं चलो v की d पावर, यहां पे d पावर मिली, तो कोई z क्वांटिटी है वो x y w v ये चार पे डिपेंड करती है। तो हमने और एक
पावर लिया जो d मिला, तो आपका ये इक्वेशन आपको मिलेगा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी सपोज, प्लस यहाँ पे सपोज 3d मिला, यहाँ पे कुछ 2d मिला। तो आपको यहाँ पे पावर जो था उसमें d एक अननोन वेरिएबल और बढ़ गया, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ 3 इक्वेशन ही मिलेंगे, m की पावर, l की पावर, t की पावर। तो 3 इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल तो 4 हो गए। मानो कि कोई क्वांटिटी पे 5 पे डिपेंड कर रही है तो वेरिएबल 5 होंगे, लेकिन कंपैरिजन में इक्वेशन तो 3 मिलेंगे। तो हम वो केस में वेरिएबल सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे, बरोबर है। तो एक क्वांटिटी ये है, इसकी एक लिमिटेशन ये है कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एमएलटी वी आर गेटिंग ओनली 3 इक्वेशंस फॉर solution of 3 unknown variables. These are enough, but if any quantity depends on more than 3 quantity, तो हम उसको ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक ये लिमिट मिली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, याद करो, फिर हमने क्या किया। चलो, हमने बोला था कि भाई टाइम पीरियड का फिर से एग्जांपल लेके चलते हैं कि टाइम पीरियड जो है m की a पावर पे, g की b पावर पे, l की c पावर पे, जो भी है उस पे डिपेंड कर रहा है। जब हमने यहां से प्रपोर्शन दूर किया था, प्रपोर्शन दूर किया था तो यहां पे कांस्टेंट आता था। ये कांस्टेंट का नाम हमने दे दिया था डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये मेथड कब यूज होगी? ये मेथड तभी यूज होगी जब ये जो कांस्टेंट आया वो डायमेंशनलेस होगा। मान लो कि कोई इक्वेशन ऐसा है कि जिसमें जो कांस्टेंट आ रहा है उसको भी यूनिट है, उसको भी डायमेंशन है, तो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। क्लियर हो गया? मान लो कि मुझको फाइंड करना है वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम देखें तो हमको पता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ रहा है वो तो यूनिटलेस नहीं है, उसको यूनिट है, डायमेंशन है। तो ये फॉर्मूला हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, बरोबर है। तो याद रहे दूसरा, इफ कांस्टेंट इन अ इक्वेशन इज नॉट अ डायमेंशनलेस देन दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। चलो, मान लिया कि ये जो कांस्टेंट था वो डायमेंशनलेस है। फिर हमने कैलकुलेशन करते गए एबीसी फाइंड किया, एबीसी की वैल्यू रख दी यहां पे, और फाइनल में अपना इक्वेशन आया था, ये आया था। याद है जब हमने पढ़ा था तो ये इक्वेशन आया था। अभी हमने यहां पे क्या बोला था कि भाई टी का रिलेशन एल के साथ क्या है, जी के साथ क्या है, वो तो डायमेंशनल एनालिसिस हमको दे दिया, लेकिन ये के की वैल्यू क्या है, के इज अ कांस्टेंट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो हमको यहां से पता नहीं चलेगा। उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट इट फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। सो दिस इज वन other is limitation. Clear हो गया? Okay, तो the numerical value of constant cannot be obtained by dimensional analysis. And last one, what? Equation based on trigonometric function, logarithmic function and exponential function cannot be obtained by dimensional analysis. अभी ये क्या है बच्चों, ये क्या है? तो समझो, हमको पता है कि मान लो कि कोई क्वांटिटी है x, वो डिपेंड कर रही है y की a पावर पे, g की b पावर पे और cos थीटा की c पावर पे, तो हमने ऐसे प्रोपोर्शन लिखा। चलो, y तो कोई क्वांटिटी है जिसको डायमेंशन होगा तो उसका डायमेंशन हमने रख दिया तो उसकी a पावर बन जाएगी। g चलो मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो उसका कोई b पावर बन जाएगा। लेकिन थीटा भाई ये तो डायमेंशनलेस है, तो आप उसकी कोई भी पावर लिखोगे ये जीरो ही मिलेगा। अरे इक्वेशन में आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, तो c मल्टीप्लाई करोगे तो c तो मिलने वाला ही नहीं है। तो जो फंक्शंस कौन से, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन के साथ जो फॉर्मूलाज आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? सो दीज आर 4 लिमिटेशन, बेसिक मेन लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट इज comparison of power with MLT, we get only 3 equations. So if any quantity relates with more than 3 quantity, its proper form cannot be obtained. Second one, if the constant in the equation is not a dimensionless, then this method is not useful. Third one, चलो मान लिया कि k is a dimensionless, but the value of k is find value of k कैसे फाइंड करेंगे?
एक्सपेरिमेंटली, तो वो हम नहीं फाइंड कर सकते। और लास्ट में कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे है, फंक्शंस बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक, अरिथमेटिक, लॉगरिथमेटिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये लिमिटेशन आपको आनी चाहिए, जो आपकी स्कूल की एग्जाम में शायद आ सकती है। चलो, तो हम यहाँ पे पहले इसको सेव कर दे, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल के साथ, बराबर है बच्चों? न्यूमेरिकल के साथ एक्सरसाइज का 1.6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट precise device of measuring length? A vernier calipers with 20 division on the sliding scale, a screw gauge of pitch 1 mm is and 100 division on circular scale, and C, an optical instrument that can measure length to within a wavelength of light. तो ये तीन में से who is most precise device we have to find. चलो, एक चीज सिंपल आपको मैं बोल देता हूं। सबसे पहले भाई लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट, कोई भी डिवाइस है, कोई भी डिवाइस का लिस्ट काउंट क्या होता है? भाई लिस्ट काउंट इज अ स्मॉलेस्ट मेजरमेंट या तो मिनिमम मेजरमेंट बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑन अ डिवाइस। कोई भी डिवाइस से आप सबसे छोटा जो मेजर कर पाओगे उसको बोलोगे आप लिस्ट काउंट। क्या बोलोगे? लिस्ट काउंट, बराबर है? तो एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि मान लो कि ये कौन है भाई? दिस इज अ मीटर स्केल। ये कौन है? ये है मीटर स्केल। मीटर स्केल या सिंपल लैंग्वेज में आपकी जो कंपास बॉक्स होता है उसमें जो स्केल होती है वो, उसमें यहां पे होता है 0, यहां पे होता है 1 सेंटीमीटर, एंड 0 और 1 के बीच में 10 डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना? मेरे गलती हो गई कहां पे, ओके चलेगा। तो ये 10 डिवीजन है। तो एक डिवीजन कितने का होगा भाई? 1 डिवीजन ऑफ स्केल इज, ये कितने का होगा? दिस इज 1 मिलीमीटर। क्या होगा? 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, याद रखो। तो आपका जो मीटर स्केल है उससे आप मिनिमम मेजरमेंट क्या है उस पे? 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर। सो इट इज लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। कुछ मीटर स्केल ऐसी भी होती है जिसमें 1 और 0 के बीच में 20 डिवीजन भी होते हैं, तो वो 1 का 20 पार्ट करेगा, है ना? 1 सेंटीमीटर का 20 पार्ट मतलब 0.5 mm, तो आपका वहां पे हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो जो भी डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस, what is the minimum measurement on the device is called a list count. क्या है? लिस्ट काउंट। तो ये तो एकदम सिंपल है, लेकिन ये देखो, ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये जो है वो माइक्रोमीटर है, तो उस पे एक नहीं दो स्केल होते हैं। एक मेन स्केल होता है, बट दिस इज द मेन स्केल, और मेन स्केल इज अ सिंपल स्केल। जैसे यहां पे सेंटीमीटर में, तो ये भी सारे सेंटीमीटर में, ये देख लो ये रहा। लेकिन ये जो होगा वो वर्नियर स्केल होगा। इसको हम बोलेंगे ये मेन स्केल, या तो उसको प्राइमरी स्केल बोलता हूं मैं। क्या बोलता हूं? प्राइमरी स्केल। और ये जो होगा उसको मैं सेकेंडरी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? सेकेंडरी स्केल। अलग अलग नाम है, इसको जनरली वर्नियर स्केल बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं जो मेन होगा उसको मैं प्राइमरी बोलता हूं, और जो सेकेंड होगा उसको मैं बोलता हूं सेकेंडरी स्केल। तो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करके भाई? कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है? सो मिनिमम मेजरमेंट ऑन अ मेन स्केल, याद रखना, मिनिमम मेजरमेंट ऑन अ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ सेकेंडरी स्केल। तो ये उसका आपको लिस्ट काउंट देगा। जितना लिस्ट काउंट छोटा होगा उसकी प्रिसाइजनेस ज्यादा होगी डिवाइस की, वो और भी एक्यूरेटली प्रिसाइजली मेजर कर पाएगा, बरोबर कि नहीं? तो समझो, लिस्ट काउंट हमको फाइंड करना है, तो यहां पर आपके पास 3 डिवाइस दिए, एक वर्नियर कैलिपर्स, एक स्क्रू गेज और एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कोई। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलो मैं यहां पे समझाता हूं आपको। तो देखो, ये आपका भाई, ये जो लेक्चर है
बराबर है, उसमें सिर्फ मैं बेसिक बेसिक पढ़ाऊंगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पूरा लेक्चर मैं अलग से लूंगा, जो जेडबल नीट में आने वाला है उसका डिस्कशन हम अलग से करने वाले हैं कि हाउ कैन वी मेजर फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, बराबर है। उसमें जेडबल और नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ थोड़ा ऊपर ऊपर से समझते हैं, बराबर है। ओके, तो ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, और वर्नियर कैलिपर्स में ये मेन स्केल पे, मेन स्केल पे मिनिमम मेजरमेंट क्या होगा भाई? मेन स्केल पे मिनिमम मेजर होगा 1 मिलीमीटर, या तो उसको बोलेंगे 0.1 सेंटीमीटर। और यहां पे ये वर्नियर है, ये वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है भाई? यहां पे देखोगे तो ये 20 डिवीजन है। ऐसा नहीं कि हर वर्नियर कैलिपर्स में 20 हो गए, कुछ वर्नियर कैलिपर्स ऐसे भी होंगे कि सिर्फ में जिसमें सिर्फ 20 डिवीजन होंगे, या 10 होंगे, या 5 भी होंगे, कुछ में ज्यादा भी हो सकते हैं, बराबर। 50 भी हो, ऐसे भी वर्नियर कैलिपर्स आते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए यहां पर मेन स्केल का मिनिमम मेजरमेंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ वर्नियर स्केल आर गिवन कितने? 20। तो देखो ये रहा, कहां गया? अरे ओके, वर्नियर कैलिपर्स विथ 20 डिवीजन। ओके, तो यहां पे मैं फर्स्ट का काउंट करूंगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। किसका लिस्ट काउंट करने जा रहे हैं? वर्नियर कैलिपर्स का। तो देखो करेंगे भाई, उसका मिनिमम मेजरमेंट ऑन अ मेन स्केल। मिनिमम मेजरमेंट क्या है यहाँ पे? 1 मिलीमीटर, या तो 0.1 सेंटीमीटर। एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ सेकेंडरी स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ सेकेंडरी स्केल कितने डिवीजन है? 20। तो इसका एलसीएम हो गया 0.005 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड कर दिया एलसीएम किसका? एलसी किसका? वर्नियर कैलिपर्स का। चलो दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन है? स्क्रू गेज। भाई स्क्रू गेज जिसका पिच 1 mm। पिच का मतलब क्या होता है? पिच का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं। देखो ये वर्नियर कैलिपर्स था, अभी इसको बोलेंगे माइक्रोमीटर। क्या बोलेंगे? माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। उसमें एक स्क्रू था, इसको आप रोटेट करोगे तो ये स्क्रू आगे पीछे होगा। आपको जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करना है उसको आप यहां पे रख सकते हो, तो आपका ये पीछे जाएगा, ये जो सर्कुलर ये जो स्केल है वो यहां से पीछे जाएगा। तो उसका जो यहां से मैं जूम करता हूं, इसको जूम करूंगा तो देखो ये रहा। तो यहां पे 0 होगा। आप जैसे जैसे आगे जाओगे यहाँ पे जैसे डिवीजन की है, देखो ये 5 है, आगे जाओगे तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होगा भाई? ये मेजरमेंट होगा आपका 1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। अभी अभी यहाँ पर उसको पिच बोलते हैं। दो डिवीजन के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं? पिच, बराबर। पिच जनरली किसको बोलते हैं? आपने स्क्रू देखा होगा भाई, स्क्रू में क्या होता है? टर्न्स होता है। एक टर्न यहां से निकला और थोड़ा आगे निकल गया, सर्कल होके वहां पे नहीं आता, वो थोड़ा आगे निकल जा रहा है। तो दो टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो सक्सेसिव टर्न के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे पिच डिस्टेंस। तो यहां पर ये स्क्रू को आप घुमाओगे तो वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, उसको एक रोटेशन कराओगे तो वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, उसको बोलेंगे पिच। कई ऐसे भी आते हैं जिसमें 0.5 भी होता है, बराबर है। 1 मिलीमीटर नहीं आएगा, 0.5 मिलीमीटर भी आता है। अलग अलग माइक्रोमीटर होते हैं, अलग अलग स्क्रू होते हैं, वैसे पिच डिस्टेंस अलग होता है। उसका ये जो स्केल है वो स्लाइडिंग नहीं है, वो रोटेटिंग स्केल है। यहां से आप सर्कुलर स्केल घुमा सकते हो। इस पे नंबर ऑफ डिवीजन 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकते हैं, जैसा जैसा इंस्ट्रूमेंट। तो समझो ये जो है ये उसका मेन स्केल हो गया। ये कौन हो गया? मेन स्केल। और ये जो है ये उसका सर्कुलर स्केल, या तो उसका सेकेंडरी स्केल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर स्केल, बराबर है। तो इस पे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होगा, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, उसको बोलेंगे पिच डिस्टेंस। वो है 1 mm, जो अपने न्यूमेरिकल में है। और ये सर्कुलर स्केल पे उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स कितने देख लेते एक बार। उसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 200। तो यहां पे मैं लिखता हूं, अरे ये क्वेश्चन था, ओके, यहां पे 1 मिलीमीटर और यहां पे 100 डिवीजन है ना। तो यहां पे लिखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो यहां पे स्क्रू गेज का लिखे तो उसका पिच डिस्टेंस क्या है? 1 mm, या तो उसको बोलेंगे 0.1 सेंटीमीटर। सही है, सही ना। और उसका डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 100 लिख सकते हैं यहां पे। तो ये हो जाएगा 0.001 mm हो जाएगा, बराबर। 0.001 mm, और ये हो जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर। सही लिखा ना मैंने? देख लो एक बार कि गलत है।
उसका गेज है 1। अरे मैंने गलत लिखा, ये यहाँ पे 1 0 मैंने ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ पर भी 1 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये 0.01 mm और यहाँ पे 0.001। तो देख लो, इसका लिस्ट काउंट था 0.005 और इसका लिस्ट काउंट था 0.001, तो ऑब्वियसली इसका प्रिसाइजनेस ज़्यादा होगा। लेकिन अभी एक इंस्ट्रूमेंट बचा है जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कौन से विजिबल रेज पे वर्क करता है, विजिबल रेज। हमको पता होना चाहिए कि विजिबल रेज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज। तो भाई एवरेज अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूं 6000 एंगस्ट्रॉम, ये उसकी वेवलेंथ है। तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे 10⁻10 और ये 3 कवर हो जाएंगे, तो 6 इंटू 10⁻7 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया, ये हो गया 6 इंटू 10⁻5। इसको ठीक से लिखेंगे, एक्सक्यूज मी, 6.006 सेंटीमीटर। देख लिया। तो देखो, तो इसका लिस्ट काउंट 0.005, इसका 0.001 सेंटीमीटर में, और इसका आफ्टर डेसिमल पॉइंट 5th डिजिट तक है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का। तो इसका प्रिसाइजनेस ज्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका लिस्ट काउंट सबसे छोटा है। तो किससे हम प्रिसाइज डिवाइस कौन है, तो किससे हम प्रिसाइजली मेजर कर पाएंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। ये सब क्या है अभी देखो, आगे आएगा ये सब, बरोबर है। ये वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर, उसका तो मैं पूरा लेक्चर लूंगा जेईई नीट के लिए, बरोबर है, याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.8, आंसर द फॉलोइंग। यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल। भाई हमको क्या क्या दिया है, देखो तो सोचो, हमको क्या क्या दिया है। वी आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, एक थ्रेड है और एक मीटर स्केल है। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। भाई ध्यान रखो, ये सिर्फ समझने के लिए, ये गिनना नहीं है इसको, आपको सिर्फ आप में स्मार्टनेस है कि नहीं वो सोचना है। चलो, मुझको क्या दिया है, एक थ्रेड दिया है और एक मीटर स्केल दी है। भाई मीटर स्केल पर यहाँ पे 0 लिखा होता है, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है। और मुझको ऐसा एक थ्रेड दे दिया है, ये थ्रेड, और मुझको बोला है कि ये थ्रेड का डायमीटर मेजर करो। अभी ये थ्रेड का, भाई ये थ्रेड का डायमीटर मैं देखने जाऊंगा ना तो ऐसा आएगा, ऐसा। अभी ये डायमीटर काफी छोटा है और इसका जो स्केल है उसका लिस्ट काउंट काफी बड़ा है, लिस्ट काउंट काफी बड़ा है, सॉरी लिस्ट काउंट 1 मिल, हाँ, कंपैरेटिवली द डायमीटर ऑफ थ्रेड, लिस्ट काउंट काफी बड़ा है। तो फिर हम तो मेजर नहीं कर पाएंगे उसको, है ना। सिंपल है, क्योंकि आपका थ्रेड पतला है और ये डिस्टेंस काफी बड़ा है, तो आप मेजर कैसे कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे पता है, एक थ्रेड जो है उसका डायमीटर मेजर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, मान लो कि ऐसा कोई सिलिंड्रिकल सपोर्ट ले लिया मैंने, और ये सिलिंड्रिकल सपोर्ट में मैं यहां पे इसको माउंट कर देता हूं, यहां पे ऐसे एक से ज्यादा टर्न कर देता हूं, और ये टर्न को एक दूसरे से इसको चिपका देता हूं, ऐसे ऐसे। देखो, ये जो लेंथ थी सिर्फ एक थ्रेड था, एक थ्रेड की थिकनेस या तो उसका डायमीटर मेजरेबल नहीं था, हम उसको स्केल से मेजर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी इसको देखो, मैंने नंबर ऑफ टन्स यहाँ पे सपोज 20 लगा दिए। ये कितने नंबर ऑफ टन्स है, सपोज मान लो 20। तो ये जो थिकनेस हुई, इट कैन बी मेजर्ड विद स्केल। मान लो कि मैं 100 टन्स कर देता हूं, तो वो भी कर सकता हूं मैं, खैर। तो यहां पे क्या होगा, मान लो कि ये 20 टन्स है और मैंने यहां पे मेजर कर लिया, ये आया 4 मिलीमीटर। कितना आया ये, 4 मिलीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, कितने टन्स है भाई, कितने नंबर ऑफ, तो यहां पे लिख सकते हैं कि भाई डायमीटर क्या होगा, डायमीटर इज अ टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ टन्स। कितने टन्स मैंने लगाए थे, चलो टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ मैंने ले ली 4 mm, और उसमें टर्न कितने थे, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं 4, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 0.05 mm की 0.5 ही आएगा, 0.5 आएगा, नहीं 0.5 mm आप मेजर कर पाओगे। क्लियर हो गया बच्चों?
पक्का कि कच्चा? टोटल को उससे डिवाइड, अरे 0.2 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये 0.2 आएगा बच्चों, 0.2 आएगा, बराबर है। तो क्लियर हो गया कैसे मेजर कर पाएंगे, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। चलो दूसरा, बी, screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 division on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of division on the circular scale? देखो अभी मैंने यहां पे समझाया आपको कि भाई लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट इज अ मिनिमम मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सेकेंडरी स्केल। जितना लिस्ट काउंट छोटा होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा आएगी, प्रिसाइजनेस उतनी बढ़ेगी। तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको इंस्ट्रूमेंट ऐसा मिले कि जिसमें लिस्ट काउंट बने उतना छोटा होना चाहिए। तो यहां पर अभी देख लेते हैं कि मैंने यहां पे क्या किया, भाई मैंने यहां पे लिया है स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज का पीच ये रहा, तो लीस्ट काउंट ऑफ सेकंड जो गिन रहे उसमें लीस्ट काउंट क्या होगा स्क्रू गेज का, पीच है उसका 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 200, तो ये आपको मिल जाएगा 0.005 mm। देखो ये हमको मिला लिस्ट काउंट किसका, स्क्रू गेज का, कितना छोटा है ना। तो हम ये भी कर सकते थे कि भाई उसका ये जो सर्कुलर स्केल था, उस पे नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे, इस पे नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे 200। तो एक काम करते हैं, ये नंबर ऑफ डिवीजन 200 की जगह पे 400 कर देंगे, 400, तो ये तो इससे भी छोटा हो जाएगा, तो उसकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी। ओके सही है भाई, ये सही है, ये अपनी सोच है वो सही है, लेकिन ये टेक्निकली सोच है या तो ये कैलकुलेटिव सोच है अपनी। हमको जनरल प्रैक्टिस में ये यूज नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, समझाता हूं, समझो ध्यान से कि मान लो कि ये जो स्केल आता है, ये स्केल का डायमीटर इतना होता है, ये पेन से ऑलमोस्ट इतना या इससे थोड़ा ज्यादा होगा इसका डायमीटर। अभी इतने पैरामीटर पे इसके जो सरफेस है उस पे मुझको इक्वल डिवीजन करने हैं, कितने 200। चलो मैंने जैसे तैसे कर दिए, लेकिन मैं इससे डबल करना चाहूं तो भाई इतने में इक्वल डिस्टेंस पे उससे भी ज्यादा डिवीजन करने पॉसिबल नहीं होंगे। चलो हमने जैसे तैसे करके पॉसिबल भी कर दिया, लेकिन तब हम देखेंगे जब रीडिंग लेने जाएंगे तो रीडिंग में दो डिवीजन एक दूसरे को कोइंसाइड है कि नहीं है, उसको कैलकुलेट करना वो भी पॉसिबल नहीं बनेगा। तो आप थियोरिटिकली या मैथमेटिकली आप बोलोगे सो इट इज पॉसिबल, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया, पक्का? तो ये हो गया। चलो थर्ड वन, द मीन diameter of a thin brass rod is to be measured by vernier calipers. Why is a set of 100 measurement of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने कुछ डायमीटर मेजर किया वर्नियर कैलिपर से। तो एक बार हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशन लिए, और दूसरा था जिसमें हमने कितने लिए, शायद 100 लिए, 100 मेजरमेंट लिए। देखो है ना, तो कौन ज्यादा रिलायबल होगा? ऑब्वियसली जितने ऑब्जर्वेशंस ज्यादा होंगे, मेजरमेंट्स ज्यादा होंगे, तो वो हमारा प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा। अब एक सिंपल समझाता हूं कि चलो मैंने आपके सिर्फ दो ही टेस्ट लिए, आपके क्लास में या आपकी स्कूल में या टेस्ट में आप सिर्फ 2 ही टेस्ट दे रहे हो ईयर में, हाफ ईयर एंड फुल ईयर का, और आपके परसेंटेज आए 70। तो आप कोई बोलेगा कि भाई आपकी जो एबिलिटी है वो 70% की है, बराबर है। और मान लो कि हर 15 दिन पे एक टेस्ट हो रहा है और फिर एवरेज निकाल के आपका आया 75, तो आपकी एबिलिटी कौन ज्यादा अच्छी तरह से शो करेगा? वो 2 टेस्ट से जो रिजल्ट आया वो, या 20-50 टेस्ट जो 20-30 टेस्ट हुए और उससे जो रिजल्ट आया वो। तो ऑब्वियसली जितने रिजल्ट ज्यादा होंगे और उसका एवरेज निकलेगा तो इट इज मोर रिलायबल। क्लियर हो गया कि नहीं? पक्का? तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगे उतना आपका फाइनल रीडिंग मोर रिलायबल होगा। क्लियर? चलो ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था, आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सेव कर लेते हैं इसको, पढ़ो ध्यान से क्या है आगे। स्टूडेंट, अभी
एक्सरसाइज 1.7 अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हैंड। भाई ह्यूमन हेयर जो होता है उसकी थिकनेस वो मेजर कर रहा है बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। He makes 20 observation and finds that the average width of the hair in the field of the view of the microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of hair? तो आपने 10th में अभी तरोताजा पढ़ा है इसलिए आपको समझा रहा हूं कि वे व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन। याद रखो व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ एनी डिवाइस। मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा था शायद 10th स्टैंडर्ड में ही। तो आप पढ़ते थे क्या था भाई, साइज ऑफ इमेज अपॉन, आप वहां पे हाइट लिखते थे, आप वहां पे क्या लिखते थे, हाइट लिखते थे, मैं यहां पे साइज लिखता हूं। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर है। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आप हाइट से हाइट करोगे तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन आएगा। एरिया से इमेज का एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट का एरिया लोगे तो ये एरियल मैग्निफिकेशन आएगा। आप कौन सा डायमेंशन ले रहे हो, 1 डायमेंशन ले रहे हो, जो मेजरमेंट कर रहे हो 1 डायमेंशन में कर रहे हो या 2 डायमेंशन मतलब एरिया मेजर कर रहे हो, तो वो अकॉर्डिंग टू आपका मैग्निफिकेशन अलग अलग आएगा। तो आप जनरली 10th में ये लिखते थे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, है ना। तो यहां पर एक स्टूडेंट था, उसने माइक्रोस्कोप से क्या मेजर किया, उसका विड्थ मतलब उसका डायमीटर मेजर किया। तो उसको डायमीटर कितना मिला, 3.5। भाई 3.5 मिला तो वो तो डायमीटर या तो विड्थ ऑफ क्या है, थिकनेस ऑफ इमेज हो गई। ये कौन हो गया, उसने माइक्रोस्कोप में देखकर जो मिला वो थिकनेस ऑफ इमेज ऑफ हेयर, और वो आपको मिली 3.5 mm, है ना। लेकिन आपको तो उसकी एक्चुअल इमेज का एस्टिमेशन लगाना है, यहां पे एक्चुअल इमेज का। तो आपके पास है भाई मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन 100 है। साइज ऑफ इमेज ओके, थिकनेस ऑफ इमेज वो क्या है 3.5 mm है, और आपको एक्चुअल चाहिए तो थिकनेस ऑफ हेयर एक्चुअली, बराबर है। तो इसको यहां पे भेजो, इसको यहां पे भेजो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई थिकनेस क्या आ गई, देखो तो एक्चुअली थिकनेस क्या आ गई 3.5 अपॉन 100, तो ये हो गया 0.035 mm, बरोबर। इसको और ठीक से लिखना है तो 3.5 इंटू 10⁻² mm, मैंने दो पॉइंट कवर किए। मिलीमीटर को मीटर करना है तो आप इसको लिख सकते हो 3.5 इंटू 10⁻5 मीटर, बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, और -3 इंटू -2 तो ये 10⁻5 मीटर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। लेकिन ये जो मैग्निफिकेशन मिला आपको वो लीनियर मैग्निफिकेशन मिला। कैसा लीनियर, क्योंकि आप 1 डायमेंशन को आपने कंपेयर किया कि भाई उसकी थिकनेस क्या थी और इमेज की थिकनेस क्या थी, बराबर है। इसके आगे वाला जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। क्या है भाई एक्सरसाइज 1.9, द फोटोग्राफ ऑफ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन 35 mm स्लाइड। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? अभी ये क्या झोल है, चलो समझते हैं। आप थिएटर में गए हो, बट थिएटर में क्या होता है, यहाँ पे प्रोजेक्टर रूम होता है। प्रोजेक्टर रूम में से यहाँ पे प्रोजेक्टर होगा, जो यहाँ से एक स्लाइड होगी, यहाँ पे जो फिल्म आ रही है वो फिल्म की स्लाइड ऐसे ऐसे स्लाइड होती है, ऐसे ऐसे जाएगी, यहाँ पे रोल होता है, और यहाँ से जो लाइट आएगा वो लाइट यहाँ से ऐसे निकलेगा, और वो सामने जो स्क्रीन रखी है उस पर आपको पिक्चर शो करेगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पे जो स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो ये जो स्क्वायर है इट इज अ एक्चुअल एरिया ऑफ एक्चुअल कॉपी, लेकिन स्क्रीन पे उसका बड़ा सा एरिया बन रहा है, ये बन रहा है। क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या है कि एक फोटोग्राफ है भाई, दिस इज अ एक्चुअल फोटोग्राफ जो स्लाइड पे बना हुआ है। स्लाइड पे क्या बना है, उसका एरिया क्या है भाई, एरिया क्या है एक्चुअल फोटोग्राफ का एरिया
इट इज 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर। तो 1.75 सेंटीमीटर की जगह पे मैंने मीटर रख दिया, तो ये हो गया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया किसका? एक्चुअल फोटोग्राफ का। लेकिन वो जब सामने स्क्रीन पे जब हाउस बना तो उसका एरिया ऑफ इमेज, यहां पे कौन बनेगा? इमेज। तो इमेज क्या बना? 1.55 मीटर स्क्वायर का। तो ये एरिया है, एरिया, ये भी एरिया है। तो हम यहां पे जैसे हमने अभी यहां पे पढ़ा, मैग्निफिकेशन इज व्हाट? साइज ऑफ इमेज अप टू अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ एक्चुअल पिक्चर या तो ऑब्जेक्ट, ये जो होगा एरिया अपॉन एरिया, वो होगा एरियल मैग्निफिकेशन। क्या होगा? एरियल मैग्निफिकेशन। याद रखो, यहां पर जो लिखा था मैंने ये, वो लिनियर मैग्निफिकेशन था। आप थिकनेस को थिकनेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मेजर की जाती है। हमको कोई, मानो कि ये रूम है, उसका एरिया मुझको मेजर करना है, तो मैं इसका लेंथ भी मेजर करूंगा, उसकी ब्रेड्थ भी मेजर करूंगा और उसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा। मतलब मैंने 2 डायमेंशन मेजर किए, लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल सरफेस, बरोबर है। और जो लेंथ होगी, लेंथ या तो थिकनेस या तो ब्रेड्थ, सिर्फ एक, तो वो होगा आपका लीनियर डायमेंशन। तो यहां पर तो एरियल मैग्निफिकेशन मिलेगा। भाई एरिया कितना है आपका? कितना है देखो तो ध्यान से, एरिया कितना है? इमेज क्या है इसकी? इमेज है 1.75। अरे नहीं, 1.55 है शायद, 1.55। इसको मैं रब कर देता हूं। देखो तो ये है 1.55 और ऑब्जेक्ट है आपका 1.75 इंटू 10⁻⁴ का। इसको हम ठीक से करेंगे तो मेरे हिसाब से ये आ रहा था 0.8857 इंटू 10⁴ हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8857। तो ये उसका एरियल मैग्निफिकेशन आ गया। क्या आ गया? एरियल मैग्निफिकेशन। लेकिन हमको क्या मांगा है भाई? हमको तो मांगा है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये तो एरिया है। अभी सोचो, मानो कि ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसका एरिया क्या होगा भाई? इसका एरिया होगा L²। जो लेंथ है और एरिया फाइंड करना है तो L² करेंगे, लेकिन एरिया है और लेंथ फाइंड करनी है तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में जाना है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं सिंपल कि लीनियर मैग्निफिकेशन हमको फाइंड करना है। लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन। कौन? एरियल मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन क्या है भाई? 8857। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 94.1 आ जाता है। ये क्या आ जाता है? 94.1। पक्का आना चाहिए। अभी ये सारे क्वेश्चन हम जो गिन रहे हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट देखोगे तब आपको कुछ पता चलेगा आगे। चलो इसको मैं पहले सेव कर देता हूं थोड़ा। नेक्स्ट, चलो क्या है? एग्जाम एक्सरसाइज का 1.14। मैं कैलकुलेटर लेके आता हूं बिकॉज कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो अभी ध्यान से, पढ़ो क्वेश्चन। अभी ये सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ समझने हैं। अभी इसका बैकग्राउंड आप पढ़े नहीं हो, वो आप आगे पढ़ोगे। मतलब अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ो ये। द यूनिट ऑफ लेंथ convenient on the atomic scale is known as an angstrom and the denoted by 1 angstrom is equal to, by 1 angstrom क्या होता है? 10⁻10 मीटर, इतना होता है। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट दिस। भाई हाइड्रोजन एटम की जो साइज दिया, चलो उसको मैं रेडियस मान लेता हूं। इट इज द रेडियस, डायमीटर रेडियस कुछ बोला नहीं है, मतलब मैं रेडियस मान लेता हूं। तो रेडियस r इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसको ठीक से लिखेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक मास? Atomic volume, sorry. What is the total atomic volume in meter cube of a mole? Mole की बात की है भाई। what is a mole? याद रखो, हमने एक यूनिट पढ़ा था ना, what is a mole? मोल क्या है?
हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में दो क्वांटिटी सेम बोली थी, एक मास और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने 8, 9, 10th में मास का डेफिनेशन क्या दिया था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मास। तो फिर यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी हमने दो क्यों डिराइव की, एक मास और एक अमाउंट सब्सटेंस? तो याद रखो वो दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है। मास जो है वो कोई भी आप ऑब्जेक्ट लोगे तो उसके अंदर मैटर कितना है उसकी क्वांटिटी बोलते हैं, मैटर क्वांटिटी इज नोन एज मास। बट व्हाट इज मोल? मोल इज अ नंबर क्वांटिटी, नंबर क्वांटिटी। एकदम सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। आप किसी फ्रूट शॉपर की दुकान पे फ्रूट शॉपर पे जाते हो, फ्रूट शॉप पे, और वहां पे आप बोलते हो मुझको, फ्रूट शॉप जो है उसको बोलते हो, क्या बोलते हो कि भाई 1 kg बनाना चाहिए, और बोलते हो 1 डजन बनाना चाहिए। उसमें फर्क क्या है 1 kg बोलोगे वो तोल के देगा, और 1 डजन बोलोगे वो गिन के देगा, क्योंकि हमको पता है 1 डजन इज इक्वल टू 12, है ना। तो फ्रूट शॉपर जो है ना, बराबर, तो फ्रूट सेलर जो है वो आपको क्या देगा? गिन के देगा, क्या? डजन, 12। तो वैसे ही यहां पर मोल क्या होता है भाई? मोल इज अ नंबर क्वांटिटी एंड इट इज 6.023 इंटू 10⁻23 मीटर सॉरी पर 1 मोल। ये मैंने गलत लिख दिया भाई। ये उसका मतलब हो गया कि ये पर मोल, एक मोल में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स आएंगे? इतने, 6.023 इंटू 10⁻23। तो एक मोल में इतने एटम। कोई बोलेगा एक मोल मोलेक्यूल्स, तो इतने मोलेक्यूल्स। एक मोल इंसान, तो इतने इंसान, बराबर। जैसे हम डजन को ट्रीट कर रहे हैं वैसे इसको ट्रीट करना है। 1 मोल का मतलब होता है नंबर क्वांटिटी, एक मोल मतलब इतने नंबर। हो गया क्लियर? तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है 1 मोल का। यहां पे लिखेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। चलो हम मान लेंगे जो एटम होता है, एटम का शेप है स्फेरिकल। एटम कौन से शेप के होता है? स्फेरिकल। और उनकी रेडियस क्या है? आर। तो एक एटम का वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन हमको तो वॉल्यूम फाइंड करना है मोल का, तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इज इक्वल टू एक एटम का इतना वॉल्यूम। तो टोटल एटम कितने हैं? 1 मोल। एंड 1 मोल मतलब कितनी क्वांटिटी हुई? 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, तो टोटल V इज इक्वल हो गया 4/3, पाई हो गया 3.14, रेडियस हो गया क्या है? 0.5 इंटू 10⁻10 का क्यूब, और 6.023 इंटू 10⁻23। हो गया क्लियर? चलो कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर देते हो। 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.023 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया शायद आपका 3.15 इंटू 10⁻, ये -30 हो गया, -30 और वो तो -7। तो देखो आपका वॉल्यूम इतने मीटर क्यूब आया, है ना। देखो, तो एक मोल, इसको बोलते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? एटॉमिक वॉल्यूम, बराबर है। एक एटम का वॉल्यूम इतना होगा, हमको एक मोल का गिनना है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मोल आर दिस मच। ओके, तो इसको एक के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। सही है, आना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.15। 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies this much volume। अभी ये क्या है नया भाई? ये सब आप आगे जाके सीखने वाले हो। एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है भाई? एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम बोलते हैं 273.15 केल्विन। ये सब आगे जाके पढ़ोगे, अभी लोड मत लो सिर्फ। और ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो ये एसटीपी होता है। इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 लीटर। आपको पता होना चाहिए भाई एल इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लीटर। तो लीटर में भी हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। रिलेशन क्या है चलो समझा देता हूं। सिर्फ अभी मान लो, फिर ये हम डिस्कस आगे जाके करने वाले। भाई 1 लीटर मतलब क्या? 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम।
1 लीटर का मतलब क्या होता है, 10 by 10 by 10। एक टैंक बनाओ जिसकी एक छोटा सा बॉक्स बनाओ सपोज कि जिसका विड्थ क्या है 10, लेंथ क्या है 10, हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, याद रखना। तो अभी 1 लीटर मतलब क्या होता है भाई, 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। सो दिस इज द मोलेक्युलर वॉल्यूम, बराबर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलेक्युलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम? भाई हमको रेशियो फाइंड करना है किसका, मोलेक्युलर वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने फाइंड किया, भाई मैं फिर से नहीं गिनाऊंगा, ये आपको फिर से गिनना पड़ेगा। एक्चुअल ये रहा है ना, तो ये वैल्यू वहां पे रख देंगे। तो मोलेक्युलर क्या है भाई, मोलेक्युलर है आपका 22.4 इंटू 10⁻³ और एक्चुअल क्या था देख लेते एक बार, 3.15 इंटू 10⁻7। चलो इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या होगा, 22.4 डिवाइडेड बाय 3.15, ये आ गया 7.1 इंटू 10⁻⁴। तो देखो मोलेक्युलर वॉल्यूम इज 1.7 इंटू 10⁻⁴ टाइम्स टू इट्स एटॉमिक वॉल्यूम, बराबर ना। तो ये ऐसा डिफरेंस क्यों आता है, हमको बोला है व्हाई दिस रेशियो इज सो लार्ज। तो समझो आपने यहां पे क्या किया था, यहां पे क्या किया था, एक एटम का वॉल्यूम फाइंड किया, एक एटम का, और ऐसे नंबर ऑफ एटम्स कितने, इतने, तो उसका सबका आपने क्या कर दिया, सम कर दिया, बराबर। तो ऐसे सारे वॉल्यूम आ गए, सारे वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सबको एक दूसरे के साथ टच करके मेजर कर रहे हो, सबका वॉल्यूम, बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो आपको टोटल वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन मोलेक्युलर जो वॉल्यूम होगा उसमें क्या होगा, तो आपके सारे गैसियस एटम जो एक जगह पे नहीं होंगे, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे अलग अलग हो सकते हैं। तो जब आप 1 मोल गैस लोगे तो वो सभी एटम्स एक दूसरे को टच करके नहीं होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे, थोड़े थोड़े दूर होंगे, और तब आप फाइंड करोगे तो आपको मोलर वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। तो मोलर वॉल्यूम इज एक्चुअली ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर, इतना बड़ा आएगा ये, पक्का। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसको सेव कर ले थोड़ा, चलो आगे। Exercise 1.16. Explain why on looking through the window of a fast moving train, the nearby trees and electric poles etc. appears to run in direction opposite to that of motion of train, while far off houses, hilltops, moon, stars appears almost stationary. बस समझना ध्यान से, समझो ये एक पोल था, ये पोल था और आप ट्रेन में जा रहे थे, सपोज ट्रेन पे जा रहे थे। जब आपकी ट्रेन यहां पर थी और आप यहां पर थे, आप यहां पर थे, आपने इस पोल को देखा, अरे आपने इस पोल को देखा तो ये पोल यहां पर था। थोड़ी देर बाद आप चले गए यहां पे, क्योंकि आपकी ट्रेन तो मूव कर रही है, आपकी ट्रेन मूव कर रही है और आप यहां पे चले गए, और अभी आप देखोगे वो जो हील है या जो भी है उसको, पोल था, तो ये, तो देखो ये पहले आप पहले यहां से देखते थे, अभी यहां से देखते हो, तो ये जो होता है वो लाइन ऑफ साइट होती है। लाइन ऑफ साइट, भाई लाइन ऑफ साइट किसको बोलेंगे, जो आपकी आईज है, आईज, वहां से लेके आप कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट और आपकी आईज दोनों को जो लाइन जोड़ रही है उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या होगा कि आप यहां पर थे, सपोज कार में जा रहे थे और आप यहां पर थे और आपने रोड के नजदीक एक पेड़ देखा, एक पेड़ देखा, ये रहा, तो आपने इसको देखा, तो अब आप यहां पर थे, थोड़ी देर बाद आप यहां पे पहुंच गए, है ना, क्योंकि एकदम कार एकदम फटाफट इसके रिस्पेक्ट में जाएगी, तो आप यहां से देखोगे तो आपकी लाइन ऑफ साइट पहले ये थी, अभी लाइन ऑफ साइट ये रहे, तो ये एंगल जो सबटेंड हुआ, इट इज अ लार्ज एंगल। तो मैं यहां से देख रहा हूं इसको और थोड़ा आगे जाके देखूंगा तो मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो पहले ये एंगल बना रही थी, अभी ये एंगल बना रही है। तो लाइन ऑफ साइट का चेंज होने का रेट काफी ज्यादा है, स्पीड में है, इसीलिए मुझको लगेगा कि मैं आगे चला गया और वो पीछे रह गया, है ना, इसलिए मुझको ये पोल मूव करता दिखाई देगा। लेकिन सोचो
कि आप यहां से हो, यहां पे आपने दूर की कोई हिल देखी, हिल, तो जब आप यहां पर थे और आपने हिल को देखा तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये थी। जब आप यहां पे पहुंचे और फिर आपने लाइन ऑफ साइट हिल को देखा तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये थी, तो ये एंगल काफी स्मॉल बनेगा। अभी फिगर में तो इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में जनरल प्रैक्टिस में देखने जाएंगे तो आप मानो कि कोई हाईवे पे जा रहे हो और बहुत दूर कोई हिल देख रहे हो, तो वो हिल इतनी दूर नहीं होगी, ये तो 1 मीटर भी हार्डली होगा। जब आप कार में से देखोगे तो वो हिल कितने किलोमीटर दूर होगी, 20, 25, 30 किलोमीटर दूर, और वहां से आप देख रहे हो तो ये जो एंगल बनेगा वो काफी छोटा बनेगा। छोटा मतलब कितना, डिग्री का भी कुछ फ्रैक्शन। और उसके कारण जब आप यहां पर होंगे तो लाइन ऑफ साइट ये होगी, थोड़ी देर बाद आगे जाओगे तो लाइन ऑफ साइट में, लाइन ऑफ साइट जो होगी उसमें ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं आएगा, आएगा लेकिन थोड़ा चेंज आएगा, तो इसलिए आपको वो हिल है वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी लगेगी। तो जो फार्देस्ट ऑब्जेक्ट्स है वो हमको कैसे लगेंगे, रेस्ट पे दिखेंगे, स्टेशनरी लगेंगे, है ना। लेकिन जो नजदीक के है वो फटाफट हमारे सामने से चाहेंगे, तो उसकी लाइन ऑफ साइट जो है वो ज्यादा एंगल सबटेंड करेगी और उसका रेट भी ज्यादा होगा चेंज होने का, इसलिए वो हमको मूवेबल दिखाई देंगे। क्लियर होगा, पक्का समझना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.17, द सन इज अ हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर विथ its matter core at a temperature exceeding 10⁷ Kelvin and its outer surface at a temperature of about 600 Kelvin. At these temperatures, no substance remain in a solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solid and liquid or gases. Check if your guess is correct from the following data. मास ऑफ सन दिया है एंड द रेडियस ऑफ सन दिया है। चलो मुझको क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन। बट मास डेंसिटी ऑफ सन, मास डेंसिटी ऑफ सन, बट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो और हमको पता है कि सन इज अ स्फेरिकल, वह सन कैसा है, स्फेरिकल, तो यहां पे मास ले लेंगे m और उसका वॉल्यूम लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये है मास, ये है सन की रेडियस। तो देखो रेडियस आपको दी है और आपको मास भी दिया है सन का, तो चलो रखते हैं अंदर, ये 3 ऊपर आ जाएगा। मास आपके पास है 2 × 10⁻30, 4 है, पाई आपका हो गया 3.14, और रेडियस आ जाएगी 7 × 10⁸ का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर होगा 6 / 4 / 3.14 डिवाइडेड बाय 7 / 7 डिवाइडेड बाय 7, क्या आया ये 0.0001, नहीं 2 0 है, एक 0 मैंने ज्यादा कर दिया, क्यों भैया जैसा हो रहा है, मैं 0 ज्यादा लिख रहा हूं कुछ। तो यहां पे होगा 139 इंटू ये 30 और ये 24, तो ये हो जाएगा 10⁶। इसको ठीक से लिखेंगे तो 1.4 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। देखो तो ये 6 पावर है, ये मैंने 3 पॉइंट कवर किए तो ये हो जाएगा। तो आपने मास डेंसिटी सन की गैस की कैलकुलेट की, कितनी है 1.4 इंटू 10⁻³। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे गैस करते हैं। चलो भाई, हमको पता है लिक्विड, लिक्विड में चलो वाटर पकड़ के चलते हैं, वाटर। भाई वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतना मास आएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्स कोई लिक्विड के लिए लिख सकते हैं अप्रोक्सी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। कोई सॉलिड की बात करेंगे, चलो सॉलिड में मैं बात करता हूं ऑलमोस्ट, चलो ले लेते हैं कौन, एल्यूमिनियम। भाई एल्यूमिनियम की ले लेंगे या कॉपर की ले लेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली, भाई सब मेटल्स के अप्रोक्स रख रहा हूं तो 5000 kg पर मीटर के अराउंड आएगी। तो वो हो जाएगा 5 इंटू, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है लेकिन मैंने एवरेज ले लिया सबका, 5 इंटू 10⁻³ आएगा। लेकिन जब आप गैस की बात करेंगे, भाई जो गैस होता है उसको तो वेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, उसका क्या पता है क्या होता है, उसका होता है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का उसका वॉल्यूम होता है। ये एग्जैक्ट नहीं लिखा मैंने, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो मैंने सिर्फ एवरेज वैल्यू लिखी है। उसका डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा 1 ग्राम, मतलब 30 के आजू बाजू होता है लेकिन चलेगा।
1 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिखोगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अभी आप देखो कि हमने जो सन का मास डेंसिटी फाइंड किया तो वो 10⁻³ आया, जो किससे मैच करता है, वो वाटर और लिक्विड से मैच करता है, लेकिन जो गैस की डेंसिटी है उस पर मैच नहीं करता है। उसका मतलब हम गेस कर सकते हैं कि सन पे जो मैटर है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा गेस कर सकते हैं। सही में देखने जाए तो ये सही नहीं है, सही में देखने जाए तो ऐसा assumption हम लगा ही नहीं सकते, बिकॉज द फेज ऑफ मटेरियल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन टेम्परेचर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। कोई भी मटेरियल कौन से फेज में होगा वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहां का प्रेशर क्या है, तो ऑन अर्थ सरफेस जितना प्रेशर है वहां पे, और जितना प्रेशर है जितना टेम्परेचर है सरफेस पे, वहां पे डेंसिटी ये है, और ये लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है। लेकिन सन पे प्रेशर क्या है उस पे भी वो डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन अभी तो हम गेस कर सकते हैं कि भाई वो गैसियस फॉर्म में तो नहीं हो सकता, बरोबर है। चलो आगे। ओके, तो खत्म हो चुका। तो बच्चों हमारा चैप्टर ऐसा देखने जाए तो लीगली एनसीईआरटी हमारा खत्म हो गया। एनसीईआरटी क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो एनसीईआरटी का टॉपिक हमने पूरा क्लियर कर दिया चैप्टर का, उसमें बहुत कुछ सीखे भी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तो डायमेंशनल एनालिसिस के कोई और भी यूजेस है जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे, बरोबर है। उसके नेक्स्ट 7th लेक्चर में, जब 8th लेक्चर आएगा उसमें हम एरर्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सीबीएसई में तो ये टॉपिक एलिमिनेट कर दिया है एरर का, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक्सपेरिमेंट, वो सब में एरर काम में आने वाली है। कुछ प्रपोर्शन के परसेंटेज के एमसीक्यू आएंगे, उसमें भी वो हमको काम आएगा। इसलिए हम पूरा टॉपिक 1 शॉट में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 में, एरर्स का। और उसमें जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी डिस्कशन है, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में करने वाले हैं, तो उसको मिस मत करना। वो भले आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, उसको आपकी स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आएगा ही आएगा, बरोबर है। तो ध्यान रहे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते रहना, और नेक्स्ट लेक्चर में जब आओगे तब आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको भी बोलो कि ये लेक्चर्स देखे, उनको भी बेनिफिट होगा, बरोबर है। चलो, तो लेक्चर को बने उतना मोर ज्यादा शेयर करो, और आपके फ्रेंड्स को भी बताओ कि भाई ऐसी कोई ऐप है, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है जिसपे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब देख सकते हो, बरोबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।